नमस्कार विद्यार्थियों, मैं तैमिन साहू आज क्लास 12th के लिए मैं अपना दूसरा वीडियो लाया हूं, जिसमें मैंने अभी आदिकाल, भक्तिकाल, द्वितीयकाल के बारे में नहीं बताया है। उस पहले वाले वीडियो में मैंने सिर्फ गद्य के बारे में लगभग बात की थी, थोड़ी यहाँ मैंने पद्यांश के कुछ कवियों की बात की थी। चलिए बेटा, हम लोग सेकेंड टर्म की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा देखो, जैसे कि मैंने उसमें आगे जी के बारे में बहुत बताया था कि पढ़ लेना जरूर, मगर बेटा कुछ प्रश्न हैं उनके जो मैं अभी बता दे रहा हूँ। देखो बेटा, आगे जी पे प्रश्न क्या आता है, कभी कभी आता है कि प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो आप लोग 1943 टिक लगाइएगा, क्योंकि 1943। ठीक है बच्चों। और कभी कभी पूछते हैं प्रयोगवाद के प्रवक्ता कौन है, तो आगे जी हैं ना, इनके बारे में जरूर पढ़ लेना। और जैसे कि मैंने पत्रिकाएं नहीं बताई थी तुम लोगों को उस पहले वाले वीडियो में, इसमें हम पत्रिकाएं सारी लगभग बता दे रहे हैं कि कौन कौन सी प्रमुख हैं। बेटा देखो, सरस्वती पत्रिका तो पूछना लगभग 2-4 साल में एक बार जरूर पूछ ली जाती है। तो सरस्वती पत्रिका पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, जिनके नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण, द्विवेदी युग का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा हुआ है। ठीक है, पंडित महावीर द्विवेदी 1903 में यह प्रकाशित पत्रिका हुई। ठीक है। और कभी कभी पूछते हैं कि प्रथम सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया, तो ये श्याम सुंदर दास ने किया। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आनंद कंदावनी किसकी पत्रिका है, तो ये बद्रीनारायण चौधरी की बेटा है। बहुत अच्छे तरीके याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रचना, ये पत्रिका यानी कि। और जैसे कि हरिश्चंद्र मैगजीन हुई, कवि वचन सुधा हुई, ये भारती हरिश्चंद्र जी की प्रसिद्ध पत्रिकाएं हैं। मतवाला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख पत्रिका है ना। अच्छे से तैयार कर लीजिए इनको सबको, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर में कहीं ना एक कोई पूछी ही जाती है पत्रिका से रिलेटेड। तो इसको जैसे ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र की है, हंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट जी की है, ये प्रमुख पत्रिकाएं बच्चा जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों। और कभी कभी आता है कि छायावाद के प्रवक्ता कौन माने जाते हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी माने जाते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, तो बेटा सुमित्रानंद पंत को याद कर लीजिए। और भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। पूछा था हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहते हैं, तो बेटा भक्ति काल को कहते हैं। आदिकाल से रचनाएं आती हैं, इक्का दुक्का पूछी जाती हैं, परंतु महाकाव्य उसका जरूर याद कर लीजिए। पृथ्वीराज रासो जो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है, जो चंद्र बदाई द्वारा लिखित है। ठीक है बच्चों, ये याद कर लेना। अब भक्ति काल के रामचरितमानस प्रमुख महाकाव्य है। कभी कभी पूछते भक्ति काल का प्रमुख महाकाव्य कौन सा है, तो आप रामचरितमानस पर टिक लगाइए। और पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखित है, अवधी भाषा में लिखा गया है यह महाकाव्य है। पद्मावती मूवी तो आप लोग देखी होगी, इसी पर आधारित है बच्चों। ठीक है बच्चों, इस पर आधारित कर लेना। कभी कभी देखो, भक्ति काल की बेटा 2 शाखाएं हैं, आपको पता है, निर्गुण सगुण। सगुण की 2 धाराएं हैं, राम भक्त शाखा और कृष्ण भक्त शाखा। निर्गुण की ज्ञानाश्री, प्रेमाश्री। ज्ञानाश्री के प्रमुख कवि कबीरदास हैं, गुरु नानक हैं, रैदास हैं, ये सारे प्रमुख कवि हैं। तो प्रेमाश्री के मंझान, कुतुबन, मलिक मोहम्मद जैसी। और सगुण के अगर मैंने जो धाराएं बताई राम भक्त शाखा, उसमें अग्रदास हैं तुम्हारे, ईश्वर दास हैं तुम्हारे, और नाभादास तुम्हारे हैं नाभादास की कृति बहुत फेमस है, आप लोग जानते हैं, भक्तमाल, जो उनकी बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है कृति। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल पढ़ लेना इसको अच्छी तरीके से। ठीक है। और कृष्ण भक्त शाखा सूरदास तो आप जानते ही हैं, सूरदास, चतुर्भुज दास, गोविंद दास, ये सब प्रमुख कवि हैं, नंददास जैसे, ये सारे कवि। ठीक है, इनकी सबकी कृतियाँ पढ़ लेना। बहुत वात्सल रस के सम्राट सूरदास को कहा जाता है बच्चों। बेटा ऋत मुक्ति का धारा के अगर कभी पूछता है, तो आप भाई घनानंद को लगा दीजिए। ऋत सिद्ध के पूछता है, तो आप बिहारी को लगाइए। ऋतबद्ध के पूछता है, तो देव मतीराम को लगाइए। ठीक है बच्चों, ये प्रमुख कवि हैं इनके। ठीक है। कभी कभी पूछते हैं कठिन काव्य का प्रेत किससे कहा जाता है, तो भाई राम, उनको कहा जाता है केशव चंद्र से, केशव दास को कहा जाता है। ठीक है, केशव दास को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, उनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है हिंदी साहित्य में, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इनकी रामचंद्र का, रसिक प्रिया, ये सारी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये रामचंद्र का और रसिक प्रिया की रचनाएं पूछी जाती हैं, कभी कभी पूछ देते हैं। और तथा ये भी एक तरीके से राम भक्त शाखा की कवि में आते हैं। ठीक है बच्चों, इनको बहुत अच्छी तरीके पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी कृतियाँ आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है। माधव विलास, जैसे मैंने प्रेम उनकी लल्लू लाल की बताई थी ना, और लल्लू लाल की प्रेम सागर भी प्रमुख कृति है, ये सारी कृतियाँ आप पढ़ लीजिए।
क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 84 वैष्णव की वार्ता, आप लोग गोकुलनाथ को पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। 252 की वार्ता ये भी गोकुलनाथ की है। विट्ठलनाथ की रचना जानते हैं, श्रृंगार रस मंडन है जो बहुत प्रसिद्ध है उनकी कृति। इन सबको आप अच्छी तरीके पढ़ लीजिए। कभी कभी पूछते हैं अष्टयाम किस भाषा में लिखी हुई कृति है, तो ये ब्रज भाषा में लिखी हुई कृति है। आप लोग पद्यांश से भी, यानी कि एक तरीके से कवियों के बारे में बहुत अच्छी तरीके रचनाएं पढ़ लीजिए। आदिकाल से भक्ति काल से कोई ना कोई कवि पूछते ही हैं कि राम भक्त शाखा के कवि में से कौन नहीं है, कौन है, या कृष्ण भक्त शाखा के कवि कौन है, कौन नहीं है। आधुनिक युग की मीरा आप किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। महादेवी वर्मा की कृतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको पढ़िए बहुत अच्छी तरीके से। और खासकर मैं उन बच्चों को जरूर कहूँगा जो हिंदी साहित्य की रचनाओं में याद करने में असमर्थ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कभी उनको बहुत नहीं याद होता, इसलिए वो आराम से पढ़ें, समझ कर पढ़ें, याद हो जाएगा। और लगभग मैं नहीं कह सकता हूँ, बल्कि मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि मेरी रचनाएँ परीक्षा में आएंगी, मगर मैं जरूर ये कह सकता हूँ कि लगभग ये रचनाएँ एर फिर के पूछते जरूर हैं। अनसॉल्व में आप देख लीजिए यही सारी कृतियाँ घुमा फिरा कर पूछते हैं। कोई विधा उठा लेते हैं, जो रचना है विधा पर आधारित कर देते हैं, कभी कभी रचना पूछ देते किसकी है। तो मैंने तो पूर्ण 100% मेहनत की है कि बच्चों का लगभग इन्हीं में से आ जाना चाहिए। नहीं हो सकता तो मतलब 8-7 तो मिल ही सकती हैं, लगभग मैं कह सकता हूँ इस पर कि हाँ 8-7 जरूर रचनाएं इधर घूम फिर के पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके से वो घुमा फिरा सकते हैं रचना। ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि यहाँ सीधा वो रचना पूछते हैं, वो लोग घुमाते फिराते बहुत हैं। कभी विधा पर लेकर पूछ देते हैं, तो कभी भाषा पर लेकर पूछ देते हैं, कभी सन लेकर पूछ देते हैं। तो ये आप बुक को पढ़िए अच्छे से। बुक को मैंने पहले ही कह दिया कि जितने भी कवि आपके सिलेबस में लेखक कवि लगे उनको जरूर उनकी कृतियाँ पढ़ लेना, क्योंकि मैं बुक को जरूर कहूँगा कि बुक आपको 100% सफलता दिलाती है। आप उस पर पूर्ण फोकस करिए, मेहनत करिए, अच्छे मार्क्स आएंगे। जीवन परिचय मैंने पहले वाले वीडियो में बता भी दिया है कि जीवन परिचय आप वाजुश्री अग्रवाल को पढ़ लीजिए अच्छी तरीके, अजय प्रसाद द्विवेदी को पढ़ लीजिए, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी को पढ़ लीजिए, उधर आप अयोध्या सिंह उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, मिश्र गुप्त को पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और व्याख्या के रूप में भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कहानी भी आप अच्छी तरीके से सारी पढ़ लीजिए। बहादुर पंचलाइट कहानी का सारांश आप अच्छे से पढ़ लीजिए। द्रौपदी का चित्रण बहुत अच्छे से बच्चों पढ़ लीजिए, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दुशासन का विचित्र बच्चा पूछ लेते हैं कभी कदार, तो आप अच्छे से मेहनत कर लीजिए। शुद्ध अशुद्ध पर जरूर फोकस करिए बच्चों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट शुद्ध अशुद्ध होते हैं। वो पढ़ने में तो लगते हैं बहुत सरल है, मगर सही है, मगर वो पढ़ने में सही और सरल दोनों दिमाग कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, इसके लिए शुद्ध अशुद्ध शब्दों पर बहुत अच्छे से अध्ययन करके जाइए, विशेषकर अध्ययन करिए। और शब्दों पर विशेष ध्यान देना कि शब्द का अर्थ क्या है, तभी आप शुद्ध अशुद्ध सही तरीके कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैं भगवान से दुआ करूँगा और ईश्वर से कामना भी करता हूँ कि बहुत अच्छे मार्क्स आप लोगों के आएँ, फर्स्ट डिवीज़न से पास हों। और बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से आप लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ। यूपी बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए खासकर मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। और अच्छे से मेहनत करें, हमें विश्वास है कि मेरे बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। जय हिंद विद्यार्थियों।